और पहले तो मैं राजीव आप ही के पास आना चाहती हूं, क्योंकि मतलब अभी जो हमने बयान सुनाया ये तो साफ कहा जा सकता है कि रिजल्ट आने के पहले पहले तक भी नेताओं के बयान सुन के आप ये नहीं कह सकते कि क्या होने वाला है। सब अपनी जीत का दावा करते होते हैं। चाहे प्रधानमंत्री मोदी का भी हमने बयान सुनाया या फिर खुद अखिलेश यादव का कि गर्मी खत्म हो गई, ठंडे पड़ गए हैं, या फिर प्रधानमंत्री कह रहे हैं भाजपा की सरकार जाति बिरादरी के जो लोग हैं बिना बटे उन्होंने वोट किया। तो ये तो सियासी पार्टियों का दमखम। लेकिन राजीव, पहले एक रामपुर में और अब मैनपुरी में अब आप आ चुके हैं। इन सब के बीच जरा समझाइए, 2012, इसके बाद 17 और अब 2022, 65%, 12 में फिर 65%, थोड़ा बहुत 1-2% का अंतर, 1-2% भी नहीं, कुछ पॉइंट्स का अंतर देखने को मिला 12 में, 17 में, और उसके बाद अब 2022 में 64% मतदान। क्या समझ आ रहा है राजीव जमीन पे रहकर? ये जो वोटिंग ट्रेंड है ये किस बात की ओर इशारा कर रहा है? आखिर वाकई गर्मी किसकी ठंडी पड़ी है? कौन आगे कौन पीछे नेताओं के बयानों से इतर? देखिए आशा, कुल 113 सीटों पर अभी तक मतदान हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश के सारी विधानसभा सीटों को आप जोड़ लें तो 1/4 होता है। 290 सीटों पर अभी मतदान बाकी है और 290 सीटों में 200 सीटें जीतने का भी मादा अगर रखा जा सकता है और सरकार बन सकती है। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए आपको 200 सीटें चाहिए। इसलिए जहां जहां चुनाव हो गया वहां वहां अपनी जीत का दावा दोनों पक्ष कर रहे हैं। लेकिन एक बात इस दोनों चरणों के चुनाव में बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश की इस बार की लड़ाई 1-to-1 हो रही है, आमने सामने की हो रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ सपा गठबंधन है। ये बात धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव दिल्ली की तरह, उत्तर प्रदेश का चुनाव बंगाल की तरह, उत्तर प्रदेश का चुनाव बिहार की तरह होता आगे बढ़ रहा है। 2 चरणों में अगर आप कहें तो 113 सीटों में से 92 सीटें, 113 सीटों में 92 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और मुझे लगता है कि वो 92 सीटें रिटेन कर पाना इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए असंभव है। 2 चरणों की वोटिंग के बाद ये बात जमीन पर देख करके मैं कह सकता हूं कि 113 में 92 सीटें भारतीय जनता पार्टी को इस बार नहीं आएगी। अब उसका नुकसान 1 सीट का होगा, 10 सीट का होगा, 50 सीट का होगा, ये अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज है, इससे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन, इन दोनों को एक कंफ्यूजन की स्थिति हो गई है। जितना मैंने देखा है मुरादाबाद मंडल में जिस तरह की वोटिंग हुई है, देखिए कल जो चुनाव हुआ वो मुरादाबाद मंडल और बरेली मंडल के 3 जिलों में हुआ। मुरादाबाद मंडल में के 6 जिलों में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और मुस्लिम वोटिंग भी मुझे लगता है कि ज्यादा हुई है। और 6 जिलों में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो कई सीटों पर 50% से ज्यादा भी है। जहां तक बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर का सवाल है, पिछली बार 21 सीटों में 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, सिर्फ 2 सीटें 3 जिलों में हारी थी। अब ये एक ऐसी चीज है जिसमें आप तकरीबन पूरी सीटें जीत गए थे, तो उसमें थोड़े का नुकसान, मतलब ये सामान्य सी बात है। लेकिन फिर भी 2 चरणों के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो किस तरफ अभी जाता हुआ दिख रहा है, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। अब बात आते हैं तीसरे चरण पर। 59 सीटों पर चुनाव हो रहा है। पहले में 58, दूसरे में 55, अब 59 सीटों पर। लेकिन पहले में 11 जिले थे, दूसरे में 9 जिले थे, इस बार 16 जिले हैं। 16 जिले इसलिए हैं आशा कि कुछ जिले ऐसे हैं जिसमें 3 सीट, 2 सीट, इस तरह के जिले हैं। ललितपुर है, आपका इटावा है, जहां मैं मैनपुरी में हूं, यहाँ 4 सीटें हैं, इटावा में 3 सीटें हैं, ललितपुर में 3 सीटें हैं। तो इस तरीके से 2-2, 3-3 सीटों वाले डिस्ट्रिक्ट जिले हैं। तो 16 जिलों में 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। तीसरा चरण इसलिए इम्पोर्टेंट है, थोड़ा दिलचस्प है। पहले चरण में जाट मुसलमान की तरफ निगाहें थी, दूसरे चरण में मुस्लिम वोटों के बंटवारे पर निगाहें थी, तीसरी तरफ मैं जहां हूं इसको यादव लैंड बोलते हैं क्योंकि यहाँ यादव पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। मैनपुरी में, इटावा में, औरैया में, कन्नौज में, फर्रुखाबाद में, ये सब जो इलाके हैं यादव पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और यादव फैमिली का, मुलायम सिंह यादव फैमिली का डोमिनेंस भी है। मैनपुरी से वो सांसद भी हैं और
बगल यहाँ से मैनपुरी से बगल इटावा सैफई उनका है, लेकिन पिछली बार साइकिल इधर कमजोर चली थी। यादव लैंड में ही साइकिल की रफ्तार कम हो गई थी। 4 मैनपुरी की सीटों में से 1 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और इटावा की 3 सीटों में से 2 जीत ली थी। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो आधे आधे का मुकाबला हुआ था। इस बार अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी यादव लैंड को बचाने की जुगत में है। दूसरी तरफ बुंदेलखंड के कुछ जिलों में चुनाव हो रहा है। बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी ने 100% सीटें जीत ली थी। इसके बाद अवध के इलाके जो है, कानपुर है, कानपुर के आसपास का जो इलाका है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने 80% से ज्यादा सीटें जीत ली थी। तो इस बार जो है मिक्स्ड है। आधा एरिया ऐसा है जहां 25-26 सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी का, अब यहां गठबंधन नहीं है, यहां पूरे तौर पर समाजवादी पार्टी है। तो अब यहां आधी सीटें ऐसी हैं, 24-25 सीटें आप समझिए ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी का दबदबा है और 32-34 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा का दबदबा। तो अब ये दूसरे तरह की लड़ाई होगी यादव लैंड, बुंदेलखंड और अवध के जिलों में, और मुझे लगता है कि यहां भी लड़ाई कांटे की होगी और मतदान के दिन देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल 2 चरणों के बाद आशा यही कहा जा सकता है कि दावे दोनों कर रहे हैं, लेकिन असल में हकीकत क्या ये तो 10 को ही पता चलेगा। आप लगातार पिछले 2 महीने या उससे पहले से भी राजीव लगातार जमीन पर है। जब आप नहीं बता पा रहे एग्जैक्टली तो फिर तो फंस गया है चुनाव, ये कहना भी गलत नहीं होगा शायद। मैं प्रशांत का रुख कर लेती हूँ जल्दी से कमेंट के लिए। प्रशांत, क्योंकि पहला दूसरा जिसने जीता तीसरा भी वही जमीन तैयार होगी उसी पार्टी के लिए कहा जा रहा था। फर्रुखाबाद में किसकी जमीन तैयार होती नजर आ रही है प्रशांत? यादव लैंड का कितना असर होगा? देखिए, ये जो तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है आशा, ये 3 भागों में बटा हुआ है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के इसमें 5 जिले आते हैं, जिसमें हाथरस है, फिरोजाबाद है, इसके अलावा एटा है, मैनपुरी है। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाकों में गिना जाता है। इसके बाद अवध का रीजन है। अवध में कानपुर, कन्नौज देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, इटावा ये आते हैं अवध रीजन में। इसके बाद बुंदेलखंड, जिसमें झांसी है, महुआ है, ललितपुर है। इस बुंदेलखंड के इलाके में 13 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसपे पूरा बीजेपी का कब्जा था। इसके अलावा कुल जो 59 सीटें हैं, इसमें तो 39 सीटें यानी 49 सीट्स पर बीजेपी ने कब्जा किया था। 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी थी और एक बसपा और भाजपा के, माफ करिएगा, बसपा और कांग्रेस को मिली थी। तो यहाँ पर पिछली बार देखा जाए तो स्ट्राइक रेट 80%, 90% के आसपास था। बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड किसी समय में बसपा का एक समय में गढ़ बन गया था, क्योंकि वहां पर पिछड़ा दलित वोट काफी बहुतायत संख्या में है। और अगर हम यादव लैंड की बात करें, जिसमें 9 जिले आते हैं और 30 विधानसभा ऐसी हैं जहां पे यादव बहुल इलाका है और MY फैक्टर वहां पे बहुत जबरदस्त काम करता है, तो वहां पर दबदबा रहा समाजवादी पार्टी का। लेकिन 2017 में इस दबदबे को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था भाजपा की। जब मोदी लहर चली थी तो उसमें सब खत्म हो गया था। अब अगर बात करें हम अवध रीजन की, जिसमें फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, औरैया, ये जो इलाके आते हैं, इसमें भी बीजेपी लीडिंग पोजीशन पर रही थी। लेकिन इस बार फाइट है। इस बार विकास दुबे का मामला भी उठेगा, ब्राह्मण की नाराजगी की बातें भी हैं। और वहीं अगर हम बात करें यादव लैंड की, तो जिस तरह से 2017 में बीजेपी ने फायदा उठाया था, उसमें बहुत हद तक समाजवादी पार्टी के अंदरूनी कलह भी जिम्मेदार थी। अखिलेश के चाचा शिवपाल के साथ भी लड़ाई और जो समाजवादी पार्टी के अंदर फूट की स्थिति बनी थी 2017 में, वो तमाम चीजें थी जिससे यादव छिटका था और उसका फायदा सीधे तौर पे बीजेपी को मिला था। लेकिन इस बार सब पूरा कुनबा एकजुट है। देखना होगा कि MY फैक्टर कितना काम करेगा, क्योंकि 9 जिले की 30 विधानसभा सीधे तौर पे यादव डोमिनेटेड सीट्स हैं। और ये सारी जितनी भी परेशानियां पिछली बार थीं गठबंधन या समाजवादी पार्टी के साथ, इस बार वो नहीं है। ये बहुत अहम हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।